हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को अमेरिका में आकर केस करने की चुनौती दी। बोला ना कि आप ये अमेरिका में आके हम पे केस कीजिए, जिसे लेकर ये माहौल बना दिया गया कि देख लो खुली चुनौती दे रहा है हिंडनबर्ग। अब इस चुनौती का सच क्या है आपको वो भी बताता हूं। पहले ये जान लीजिए कि 2017 में बनी अमेरिका की ये रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले जरा आपको वो बताता हूं, फिर आऊंगा कि इनका सीक्रेट गेम क्या है। हिंडनबर्ग का रिकॉर्ड देखिए, ये क्या खेल करते हैं अभी वो बताऊंगा। करीब 20 फर्म को ये टारगेट कर चुके हैं हिंडनबर्ग में, और उस 20 में से सिर्फ 2 कंपनी ने मानहानि का केस किया। अब आप कहेंगे बॉस इसका मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा इसलिए बाकी 18 ने नहीं किया। क्यों बाकी 18 ने नहीं किया होगा वो भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इन 2 ने जो किया उसमें पहली जो कंपनी थी उसमें एक थी चीन की, उसका नाम था यांगजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स वगैरह कर, और जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है एरोस इंटरनेशनल। यह भारत की कंपनी है। एरोस इंटरनेशनल का नहीं देखे फिल्म के पहले आता है इरोस, बड़ा बड़ा लिखा रहता है एरोस इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी ENT। ये 2 कंपनियां उस 20 में से हैं जिन्होंने इसके ऊपर मानहानि का केस ठोका। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि ये मानहानि के केस में हुआ क्या और उसकी बारीकियां आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हिंडनबर्ग क्यों चाहता है कि अडानी ग्रुप अमेरिका में केस करे उसके ऊपर और कहां खेल करता है। पहले आपको चीन की रियल एस्टेट कंपनी के केस के बारे में बताता हूं। साल 2018 में हिंडनबर्ग ने चीन की रियल एस्टेट कंपनी यांगजे के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की, ठीक वैसे ही जैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कंपनी केवल पैसे ट्रांसफर करने के लिए बनी है, जो अमेरिका के निवेशकों का पैसा कंपनी के चेयरमैन और उसके शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करती है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद चीन की कंपनी ने यांगजे ने हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन और उनकी सहायक कंपनी क्लैरिटी स्प्रिंग INC के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मानहानि का केस कर दिया। साल 2019 में इस केस का फैसला आया। अमेरिका की अदालत ने केस को खारिज कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो इसलिए खारिज किया होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही रही होगी। नहीं बॉस, यहीं पर खेल है जो अभी आपको बताएगा कि अडानी ग्रुप के साथ क्या हो रहा है। हिंडनबर्ग के खिलाफ चीन की कंपनी का केस अमेरिका की अदालतों में क्यों खारिज हो गया, यह इस केस के बारे में जानने का सबसे अहम हिस्सा है। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सिर्फ रिपोर्ट हिंडनबर्ग का ओपिनियन है जो कि अमेरिकी कोर्ट में संवैधानिक है। मतलब उसने कोर्ट के अंदर यह साबित कर दिया हिंडनबर्ग ने कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय रखी है इस केस के, इस कंपनी के बारे में। कैसे साबित कर दिया और वही खेल कैसे अडानी के साथ कर रहा अभी आगे बताऊंगा। हिंडनबर्ग की ने रिपोर्ट की शुरुआत में ही खुलासे से जुड़े डिस्क्लेमर जारी किए थे, ये कोर्ट ने कहा, तो डिस्क्लेमर लगा दिया तो मामला सेट हो गया। पूरी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने वी थिंक या वी बिलीव जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो एक विचार है न कि कोई फैसला। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक फाइनेंशियल कमेंट्री से ज्यादा कुछ नहीं, जो पब्लिकली अवेलेबल सूचना पर आधारित है। चीन की कंपनी के मानहानि केस से हिंडनबर्ग तो बच गया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से चीन की कंपनी यांगजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बर्बाद हो गई। यांगजे पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 6 दिसंबर 2018 को आई। तब शेयर के दाम थे $8.28। 15 फरवरी 2018 आते आते शेयर के दाम जो है $0.40 पर आ गए 2019 में, और उसके बाद अभी 6 फरवरी 2022 तक शेयर के दाम जो है वो $0.00020 पर आ गए। तो हिंडनबर्ग ने पैसे भी कमाए, वो बच भी गया मानहानि के केस से, लेकिन ये कंपनी बर्बाद हो गई। हिंडनबर्ग के खिलाफ एक और केस के बारे में सुनिए, वहां भी खेल सेम पैटर्न से हुआ। यह केस भारतीय एंटरटेनमेंट कंपनी इरोस एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। 7 जून 2019 को हिंडनबर्ग ने ऐसे ही इरोस कंपनी पर अकाउंट्स में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इरोस कंपनी ने भी अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग पर मानहानि का केस किया। अमेरिकी कोर्ट में इरोस कंपनी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग और उसकी सहायक कंपनी ने साजिश करके उसके शेयर के दाम गिरा दिए।
इरोस कंपनी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे उसके व्यापारिक दुश्मन हैं जो इरोस कंपनी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। लेकिन अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग की फिर से जीत हुई। अमेरिकी कोर्ट ने फिर एक बार कहा कि यह हिंडनबर्ग का सिर्फ ओपिनियन मात्र है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कोई भी तार्किक रीडर को समझ में आएगा कि हिंडनबर्ग ने खबरों के आधार पर अपना ओपिनियन दिया है। अब आपको खेल समझ में आ रहा है। इरोस इंटरनेशनल के मानहानि केस से हिंडनबर्ग तो बच गया, लेकिन इरोस इंटरनेशनल को भी इसका नुकसान हुआ। जब रिपोर्ट आई उस वक्त इरोस इंटरनेशनल के शेयर 45 रुपए 50 पैसे पर थे। 9 अगस्त 2019 को शेयर के दाम गिर के 9.5 रुपए पर आ गए। हालांकि फिर इरोस ने रिकवरी की और 6 फरवरी 2023 तक शेयर के दाम 29 रुपए 30 पैसे पर थे, यानी आज की डेट में। लेकिन हिंडनबर्ग के ये 2 मामले आपको इसलिए बताए ताकि आपको समझ में आए कि हिंडनबर्ग खेल कहां कर रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करता है वो जो उसे कानूनी रूप से बचाता है। जैसे चीन की कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया और वही पूरे कोर्ट में केस को बदल गया और हिंडनबर्ग की ढाल बन गया। जो हिंडनबर्ग का खेल है वो कहां होता है? हिंडनबर्ग की ढाल है, एक तो वो क्या करता है, डिस्क्लेमर डाल देता है, यानी वो पहले ही कह देता है कि भैया ये रिपोर्ट जो है इसको लेकर मैं जो है खेद जता रहा हूं, डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूं कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक है वी थिंक, यानी हम ऐसा सोचते हैं, और दूसरा जो शब्द वो इस्तेमाल करता है वो करता है वी बिलीव, यानी हम ऐसा मानते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा भरोसा है। और यही खेल हो जाता है। अमेरिका में ऐसे नियम हैं जिसके हिसाब से ये डिस्क्लेमर दे दिया और वी थिंक वी बिलीव कह दिया तो कोर्ट ये कहता है कि ये तो अपने ओपिनियन रख रहे हैं। ओपिनियन यानी अपनी राय भर रख रहे हैं, लेकिन वही राय कैसे शेयर को गिरा देती है इस पर कोर्ट कुछ नहीं कहता। भाई ये वैसे जैसे कोई कह दे कि भाई मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वी थिंक कि चूंकि हिंडनबर्ग पर केस चल रहा है तो हिंडनबर्ग जो है वो एक फ्रॉड कंपनी, या वी बिलीव कि हिंडनबर्ग एक फ्रॉड कंपनी हो गया। अब वो यूएस का कोर्ट कहेगा कि ये तो ओपिनियन है, भाई कोई कह रहा है तो उसका ओपिनियन है, लेकिन इसी ओपिनियन में खेल हो जाता है शेयर बाजार में। इसी तरह अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने यही खेल किया है। अब मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं कि अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में इसने खेल क्या किया। जरा यहां जूम करके दिखाइए। ये वो रिपोर्ट है जो कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने दी है। देखिए, वी बिलीव द अडानी ग्रुप हैज बीन एबल टू ऑपरेट अ लार्ज फ्लैग्रेंट फ्रॉड इन ब्रॉड डे लाइट। वी बिलीव। इसी तरह से हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में 9 जगह वी बिलीव शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा भरोसा करते हैं कि अडानी ग्रुप ने फ्रॉड किया है। और इसीलिए वो चैलेंज दे रहा है अडानी ग्रुप को कि आइए अमेरिका की केस में, अमेरिका की कोर्ट में, क्योंकि उसको पता है अमेरिका की कोर्ट में ये वी बिलीव वाला खेल चल जाएगा। बॉस इतना ईमानदारी से किए हो तो वी बिलीव वी थिंक क्या लगा रहे हो? हटाओ, सीना ठोक के बात करो। अमेरिकी कानून के जानकार बताते हैं कि अमेरिका के ज्यादातर कोर्ट में पब्लिक ट्रेडेड कंपनियों के फाइनेंशियल एनालिसिस को ओपिनियन मानकर उसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है। किसी भी फाइनेंशियल केस में अमेरिकी कोर्ट ज्यादातर यही देखते हैं कि क्लेम किया गया स्टेटमेंट सही है या गलत, और सबसे अहम कि उसका संदर्भ क्या है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को प्योर ओपिनियन माना जाता है। यही वजह है कि हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को भी अमेरिका में आकर केस करने की चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका के कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिससे वो बड़ी आसानी से किसी को बदनाम करके भी बच निकल सकता है। हिंडनबर्ग के पास अपने ही समर्थन में आए अमेरिकी कोर्ट के 2 ऐसे जजमेंट हैं जो काफी लेटेस्ट हैं और जिसके दम पर हिंडनबर्ग के खिलाफ कोर्ट में केस टिकना मुश्किल है। अगर हिंडनबर्ग इतना ईमानदार है, फैक्ट्स पे बात कर रहा है, तो अपनी रिपोर्ट में वी बिलीव वी थिंक हटाकर दिखाए। एक चैलेंज हमारा भी तो ले।